अगर आप लोगों ने 2024 या फिर उसके बाद में सोलर पैनल्स लगवाए हैं या फिर लगवाने वाले हो तो ये वाली वीडियो को बंद मत करना, क्योंकि ये वीडियो आप ही लोगों के लिए बना रहा हूं मैं। एक्चुअल में मेरे को शक तो पहले से ही था, बट मेरा शक यकीन में बदल गया जब कीवा पीवीईएल की रिपोर्ट आई। इसके बगैर मैं यूजुअली नहीं बनाता, क्योंकि हमारे पास सॉलिड एविडेंस होना चाहिए अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए। तो देखो हो क्या रहा था, कुछ टाइम से हमने जो अपनी साइट्स बनाई हैं या फिर हमने भी कई जगह पे लोगों की साइट विजिट करी है, वहां पे पैनल्स का डिग्रेडेशन काफी रैपिड रेट पे हो रहा था। मतलब बहुत ज्यादा पैनल्स अपना एफिशिएंसी लॉस कर रहे थे। एक पैनल जो पहले 4 यूनिट बना रहा था, आज की डेट में वो 3 यूनिट पे आ गया। तो इतना जल्दी स्लोप में डिग्रेडेशन हो रहा था। कई बारी हम लोगों ने भी देखा कि यार ये पैनल में कुछ कमियां आती जा रही हैं, बट अब हम लैब टेस्ट कराएं, सब चीजें करें, हमें लगा भाई ALMM लिस्ट में है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेंडर्स हैं, तो ऑफकोर्स क्वालिटी एट पार होगी। बट हमारे को डाउट कन्वर्ट हुआ रियलिटी में जब ये कीवा की रिपोर्ट आती है। कुछ हफ्ते पहले ही आई है, हमने इस रिपोर्ट को डिटेल में एनालिसिस करा और लास्ट तक ये भी बताऊंगा कि पैनल में क्या क्या कमी है, किस वजह से कमी है, रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था। एज अ कंज्यूमर भाई साहब आपको कौन सा पैनल लगाना है अपने रूफटॉप पे, ब्रांड बताऊंगा डायरेक्टली कि इन ब्रांड्स का लगा सकते हो, किन ब्रांड्स का नहीं लगाना वो नहीं बताऊंगा। ल्यूमेन सिटी की वीडियोस कभी भी स्पॉन्सर्ड वीडियोस तो होती नहीं है और कोई हमें पैसा नहीं दे रहा है वीडियोस बनाने का। इसका एक फायदा सबसे बड़ा, जो ब्रांड अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको मैं खुल के अच्छा बोल सकता हूं, जो बुरा काम कर रहा है उसको मैं खुल के बुरा बोल सकता हूं। मगर हमारे जैसे चैनल्स का सबसे बड़ा सपोर्ट होता है आपके जैसी ऑडियंस। तो अगर आप लोगों को भी हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को हाइप करना मत भूलना। अब देखो इस वाली रिपोर्ट की एक इंटरेस्टिंग चीज देखो। इस वाली रिपोर्ट में पिछले 12 साल का डेटा था। अब ये रिपोर्ट क्या बोलती है कि 87% ऐसी कंपनीज हैं जिनका एक ना एक पैनल फेल हुआ ही हुआ है। अब इनकी टेस्टिंग का क्राइटेरिया क्या रहता है? मान लो मैं एक कंपनी हूँ XYZ, मैं अपने सोलर पैनल्स बना रहा हूँ, तो मेरे पास मान लो 5 मॉडल हैं और 5 में से मैं 3 मॉडल्स देता हूँ इनको टेस्ट करने के लिए, या फिर मेरे पास 5 मॉडल हैं तो मैं 5 मॉडल देता हूँ इनको टेस्ट करने के लिए। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो 2 मॉडल्स बना रही है मगर दोनों के 10-10 पीस देंगी टेस्टिंग के लिए, कि एक फेल हो गया दूसरे पे टेस्ट कर लो तो टोटल आउटपुट कितना निकल के आए, एक एवरेज अच्छा निकल आए। तो इस तरीके से कंपनीज अपने अलग अलग मॉड्यूल्स विद अलग अलग क्वांटिटीज सबमिट करती हैं। अब ये जो इंडिपेंडेंट लैब है ये क्या करती है, सबको एक रिगरस टेस्ट से गुजारती है। अब बेसिकली इनके 10 टेस्ट होते हैं, 8 से 10 टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एक पैनल को हेल से भी मारा जाता है, मतलब हेल ओले से भी मारा जाता है, उसके ऊपर दबाव दिया जाता है, मैकेनिकल स्ट्रेस दिया जाता है, और उसके बाद में EL टेस्ट होता है। मतलब दुनिया भर के टेस्ट होते हैं, जिससे कि क्या होता है कि एक पैनल जो 25 साल में एज होने वाला था उसको ये रैपिड एजिंग कर देते हैं। इसके अंदर इनका एक और प्रोसेस होता है जिसमें पैनल को ठंडा गर्म करा जाता है बहुत तेज, जिससे कि जो 25 साल में पैनल पे इंपैक्ट आएगा वो हम कुछ दिनों में ही कर दें। सोलर हमेशा से कॉम्पिटिटिव मार्केट रहा है जहां पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। कुछ 10 पैसे के डिफरेंस पर वॉट पे भी बायर बदल जाता है, वो दूसरी साइड चला जाता है। और मैं अपनी जनता से अपील करता हूं कि आप वैसे बायर मत बनना जो पैसे को देख के सोलर पैनल्स अपने चूज करो, क्योंकि आप आज तो अपने 2-4 हज़ार रुपए बचा लोगे, बट लॉन्ग टर्म में वो आपके 2-2.5 लाख का नुकसान बन जाएगा। क्लियरली बोल रहा हूं, गारंटी के साथ में। अब सुनो क्यों। सबसे पहली चीज इन फाइंडिंग्स में निकल के आता है कि पहले जो सेल बना करते थे, सेल मतलब जो ग्लास के अंदर लगता है आपका सोलर सेल, पहले जो वो सेल बना करते थे वो 240 माइक्रोन्स के होते थे ऑन एन एवरेज, और ये सेल आज की डेट में डिक्रीज हो के इनके माइक्रोन्स ये 100 माइक्रोन के आसपास आ गए, जस्ट हाफ हो गए थिकनेस में। जितना पतला सेल उतना ही ज्यादा क्रैक इसमें आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इंडिया में जिस हिसाब से इंस्टॉलर्स हैं और जिस हिसाब की कंडीशंस हैं, ये क्रैक्स बहुत जल्दी पैनल्स को एज कर देते हैं। ठीक है जी, पहला आप समझ गए, जो सेल की थिकनेस थी वो कम हो गई है, जस्ट हाफ हो गई है। अब दूसरा आ जाओ, ग्लास की थिकनेस। पहले जो ग्लास 3.2 mm का हुआ करता था वो ग्लास आज की डेट में 2 mm का रह गया है। वो ग्लास भी पतला होता जा रहा है, ये चीज मैंने खुद भी फील करी थी। अब तीसरा आ जाते हैं, तीसरा आ जाता है साइड की एल्यूमिनियम फ्रेमिंग। अभी राजस्थान में 120 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड चली थी। एक नहीं, 2 नहीं, 100 जगह से रील्स वायरल हुई जिसमें कि सोलर स्ट्रक्चर पूरा उड़ गया, कहीं पैनल उड़ गए और बहुत ज्यादा तबाही मची। अब यहाँ पे देखो इसके पीछे रीजन क्या है। सोलर पैनल फ्रेम से उसके पीछे जो होल्स होते हैं उसके थ्रू अटैच होता है।
बट एल्यूमिनियम ही इतना हल्का होता जा रहा है, उसका स्ट्रक्चर इतना हल्का होता जा रहा है कि बस पूछो मत कि जैसे ही हवा चलती है, और हवा कोई इतनी तेज नहीं थी, 120 किलोमीटर पर आवर की थी, उसमें क्या हुआ, जो पीछे के होल्स थे वो ही टूट गए, तो नट कहां से होल्ड करके रखेगा, पैनल उड़ गया हवा में। और ये क्यों हुआ, एल्यूमिनियम फ्रेमिंग बहुत हल्की करते जा रहे हैं। और ये चीज मैरकॉन इंडिया की एक रिपोर्ट में भी आया कि इंडिया मेड पैनल्स का सबसे ज्यादा डिफेक्ट रेट है पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चर्ड पैनल में। जो पैनल इंडिया में बना है वो सबसे ज्यादा डिफेक्टिव पैनल है। अब इसके पीछे कहानी सुनो एक और, कि 2024 में प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन हुआ था, जिसके अंदर सेल क्रैक नंबर 1 इशू और आपका डिफेक्ट्स, फ्रेम में डिफेक्ट्स नंबर 2 इशू और असेंबली डिफेक्ट नंबर 3 इशू, ये 3 मेजर इश्यूज इंडियन मैन्युफैक्चर्ड पैनल्स में सबसे ज्यादा देखे गए। यहां पे कॉन्सेप्ट समझो, ग्लोबली भी, इंडिया की ही बात नहीं कर रहे, ग्लोबली भी पैनल मैन्युफैक्चरिंग डिग्रेड होती जा रही है। चाइना की टॉप 6 कंपनीज को 2.5 बिलियन का झटका लगा है पैनल मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब लॉस हुआ है कि वो पैनल बना भी रही हैं और इतने लॉस में बना रही हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट होता जा रहा है। और जब खास करके बात आती है इंडियन कंज्यूमर की, तो हम एक चीज देखते हैं कि इंडियन कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव है, उसको जहां सस्ता मिलेगा वहां जाएगा, और ये गलती मैं अपनी ऑडियंस के साथ होने नहीं दे सकता। और एक और चीज भी स्टडी में निकल के आई जो कि बहुत जरूरी है, एनकैप्सुलेंट। अब एनकैप्सुलेंट क्या होता है, बेसिकली ग्लू होता है जो दोनों ग्लासेस को आपस में होल्ड करके रखता है। अब उसकी भी कॉस्टिंग आती है, तो कंपनीज ने उसको भी लगाना कम कर दिया है। और ये कीवा पीवीएल टेस्टिंग में 45% के करीब पैनल्स ऐसे थे जिसके अंदर इनका जो डीलैमिनेशन था वो निकल के आया, मतलब पैनल के अंदर हवा घुस जा रही है, पानी घुस जा रहा है, सब चीजें घुस जा रही हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे इससे क्या दिक्कत होगी, मैं पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं, जब कभी भी सेल तक मॉइस्चर चला जाता है तो जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बस बार्स के थ्रू होना चाहिए था वो उस मॉइस्चर के थ्रू आपके स्ट्रक्चर में आ जाता है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपकी अर्थिंग प्रॉपर नहीं है तो आपके यहाँ पे फायर हैजार्ड भी क्रिएट कर सकता है। अब आ जाओ दूसरी चीज पे कि जो ये सेल पतला होता जा रहा है इसका क्या इंपैक्ट होता है। जब आपका सेल पतला होता है ना तो उसमें माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं। माइक्रो क्रैक से इमीडिएट तो आपका एफिशिएंसी ड्रॉप नहीं आता, आपके पैनल में माइक्रो क्रैक्स आ गए, आज की डेट में उतना ही प्रोड्यूस करेगा, कल भी उतना ही प्रोड्यूस करेगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहां पे एक हीट स्पॉट क्रिएट हो जाएगा। और हीट स्पॉट क्रिएट होते ही क्या होगा, जहां पे माइक्रो क्रैक बड़ा होगा वहां से आपका पैनल, उस हिस्से से आगे का पैनल आपका कंप्लीटली डेड हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कि यार मेरी एफिशिएंसी एकदम से बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गई। और इसमें पता है सबसे बड़ा कसूरवार किस चीज को माना गया है, सबसे बड़ा कसूरवार माना गया है कॉस्टिंग को। कॉस्टिंग किस तरीके से इंपैक्ट करती है ये चीज ध्यान से समझना। एक पैनल जो पहले छोटा बना होता था तो उसकी पर किलोवाट की शिपमेंट महंगी पड़ती थी, पर किलोवाट स्टोरेज महंगी पड़ती थी, मतलब हर चीज पर किलोवाट के स्कोप से महंगी पड़ती थी क्योंकि पैनल का साइज छोटा था। पहले 330 किलोवाट आता था पॉली में। अब क्या हो गया कि हमारे को पर किलोवाट एफिशिएंसी बढ़ानी है तो पैनल का साइज बड़ा कर दो। पहले पैनल छोटा था, एल्यूमिनियम फ्रेमिंग मजबूत थी, तो पैनल में माइक्रो क्रैक भी कम डेवलप होते थे। अब क्या हुआ, पैनल को हमें सस्ता बनाना है, ग्लास हल्का कर दिया, सेल हल्का कर दिया, फ्रेम हल्का कर दिया, बट पैनल का साइज बड़ा कर दिया। पैनल का साइज बड़ा करने से डायनेमिक्स, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता लगने लगा, मतलब 1 किलोवाट अब मैं कम ट्रांसपोर्टेशन में भेज सकता हूं, स्टोरेज में कम स्पेस इस्तेमाल होने लगा, और ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में इसको हम कहते हैं LOCE, लेवलाइज कॉस्ट ऑफ एनर्जी। LCOE पूरे के पूरे सोलर का सबसे कम आ गया। रिपोर्ट्स में देखने में ना बहुत शानदार लगता है, बहुत लोग तालियां बजाते हैं, सोलर का LCOE इतना कम हो गया, लेवलाइज कॉस्ट ऑफ एनर्जी, बट एक्चुअल में किस कॉस्ट पे वो कम हुआ ये तो देखो। अब जिन लोगों को LCOE नहीं पता, LCOE का मतलब होता है लेवलाइज कॉस्ट ऑफ एनर्जी, मतलब कि अगर ये मेरा सोलर पैनल 100 रुपए का मैं लेकर आया हूं तो 25 साल या फिर उससे भी ज्यादा के लाइफ टाइम में ये कितनी बिजली बना के देगा, उस रेशियो को हम कहते हैं LCOE। अब पहले पैनल आता था 330 का, वो आता था 100 का, अब पैनल बना दिया 700 का, वो आ रहा है 60 रुपए का, तो LCOE तो बढ़ेगा ही, और इसी पे हम तालियां बजाते हैं, बट हम एक्चुअल उसके पीछे के फैक्टर्स नहीं देखते कि हमने हर चीज तो इसमें से कम कर दी, अब इस पैनल की ओवरऑल लाइफ कम हो गई है, तो LCOE बढ़ा के मेरे को समझ में नहीं आता फायदा क्या है। अब अगर मैं वारंटी की भी बात करता हूं कि कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पे कि भाई वारंटी तो 25 साल ही आ रही है, पैनल हमारा कैसा भी हो हमें क्या फर्क पड़ता है, तो यहाँ पे एक चीज समझो, वारंटी बोलना और वारंटी देना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और अलग अलग दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। जब एक मैन्युफैक्चरर बोलता है आपको वारंटी है, वारंटी है, वारंटी है, आप ये बैकग्राउंड चेक करो, वो मैन्युफैक्चरर पिछले 2 साल से ही पैनल बना रहा है और वो 25 साल की वारंटी दे रहा है, जबकि उसको पता है कि मैंने आने वाले 2 साल में कंपनी बंद कर देनी है। एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो वारंटी बोलना और देने में फर्क है। अब चलो मैं इस
पूरी की पूरी वीडियो के कोर कॉन्सेप्ट पे आता हूं कि भाई कीवा पीवीईएल टेस्टिंग ने किस कंपनीज को सबसे ज्यादा अच्छा बताया है और किन के पैनल्स ने सबसे ज्यादा फोड़ा है, मतलब सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो देखो अब यहां पे देखो टॉप कंटेंडर्स जो आते हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है दोस्तों अडानी का। अडानी सोलर के पैनल्स की जो टेस्टिंग हुई थी, अगर आप इसमें से ओवरऑल स्कोर 8 का मानो तो 6.5 जो स्कोर करा है वो अडानी के पैनल्स ने करा है। उसके बाद में एक नई कंपनी है ग्रू सोलर, GREW ग्रू सोलर, इनके पैनल्स ने भी इस टेस्टिंग में अच्छा परफॉर्म करा है। और तीसरा आता है रिन्यू और रिन्यूसिस दोनों अलग अलग हैं। मैं बात कर रहा हूं रिन्यू की। रिन्यूसिस भी अच्छा परफॉर्म करा है। और ऑफ कोर्स यहां पे एक टॉप कंटेंडर भी है हमारे पास वारेजिस, जो हमेशा से सोलर की लाइन में नंबर 1 पैनल्स बनाता है। और एक और यहां पे बात है कि वारे ने सबसे ज्यादा पैनल्स का बैच दिया था टेस्टिंग के लिए, तो ये भी एक पॉइंट है। और इसके अलावा कुछ टेस्ट में कुछ कंपनीज के कुछ मॉडल्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, जैसे कि MV गोल्डी सोलर, एवडा इलेक्ट्रो, गौतम सोलर, राइजन, विक्रम, सोलेक्स, ये सब कंपनीज के काफी सारे मॉडल्स ने, यहाँ पे हम स्पेसिफिक मॉडल्स पे आ जाते हैं, इनके काफी सारे मॉडल्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब चाहो तो आपके लिए भी वो रिपोर्ट ओपन है, आप भी डाउनलोड करके डिटेल में जाके देख सकते हो। बट हाँ, एज अ कंज्यूमर आपको 2 चीजें देखनी है। सबसे पहले तो आपके एरिया में सबसे अच्छी सर्विस किसकी है, तो उस कंपनी को सबसे पहले चुनना है। हर कंपनी की हर एरिया में उतनी अच्छी सर्विसेज नहीं है, तो जिस कंपनी की अच्छी सर्विस है आपको उसको पकड़ना है। और अगर इसके अलावा, क्योंकि देखो पैनल्स तो केवल एक कंपोनेंट है, इन्वर्टर, वायरिंग, स्ट्रक्चर, सब चीजों पे ध्यान देना है, उसके लिए एक अच्छा EPC होना बहुत जरूरी है। अब देखो ये वाली वीडियो जो यहाँ पे आ रही है, इसमें हमने करेक्ट मेथड्स दिखाए हैं कि किस तरीके से एक अच्छी इंस्टॉलेशन करी जाती है सोलर रूफटॉप में, ताकि 120 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड पे आपका सोलर आपको बाय बाय बोल के ना चला जाए।